तो ये जो सीरीज़ चल रही है ये 26 सीरीज़ है और हम अपने आ गए हैं पहले प्रश्न पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बाबर ने खानकाह की पदवी धारण की थी। तो ये पदवी धारण की गई है 1526 में। तो यहाँ पे हम डिटेल भी देख लेते हैं। पानीपत युद्ध में विजय के बाद मुगल बादशाह बाबर ने खान की पदवी 1526 में धारण की थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसकी मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। खानकाह का अर्थ था खानों का खान। और ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का। गुलबदन क्या है? इसका अर्थ हमें बताना है। तो इसका अर्थ होता है कपड़ों की रंगाई की एक पद्धति को हम गुलबदन के नाम से भी जानते हैं। और ये भी प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 का। गुलबदन या बांधना कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है जो प्रायः लहरी या दार या धारीदार होती है। यह काशी में बनता था। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ से यह जानकारी प्राप्त होती है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था? तो किस ग्रंथ से इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हुआ है फतूहत ए आलमगीरी, नुस्खाए दिलखुशा, खुलसत उल तवारीख और मिरात ए अहमदी। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मिरात ए अहमदी में दिया हुआ है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर 2016 का ये प्रश्न रहा है। फतूहत ए आलमगीरी की रचना फारसी भाषा में ईश्वरदास नागर ने की है। नुस्खाए दिलखुशा की रचना फारसी भाषा में भीमसेन ने की है। खुलासत उल तवारीख की रचना फारसी भाषा में सुजा नारायण भंडारी ने की है। और मिरात ए अहमदी की रचना अहमद अली खान ने की है। मिरात ए अहमदी से जानकारी मिलता है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। तो कूट के माध्यम से हमें इसका उत्तर देना है। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बनेगा वो सभी आ जाएगा। बंगाल में भी होता था, इलाहाबाद में भी था, कश्मीर और लाहौर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सभी की तरफ और यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। मुगल काल में जहाज निर्माण उद्योग बहुत उन्नत दशा में नहीं था। अकबर ने इसके निर्माण के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी ताकि जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके प्रमुख केंद्र बंगाल, इलाहाबाद, कश्मीर, लाहौर और सिंध थे। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो संगीत शिक्षा प्राप्त हुई थी तानसेन को, ये प्राप्त हुई है ग्वालियर से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। डिटेल देख लेते हैं इसकी।
तानसेन ने संगीत की शिक्षा ग्वालियर से प्राप्त की थी। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसकी मृत्यु आगरा में हुई और अकबर ने तानसेन को सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी प्रश्न बनता है कि सरस्वती कंठाभरणी वाणी विलास की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो तानसेन को ये उपाधि मिली थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल में दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ है? तो यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, ये रहा कंप्लीट ऑप्शन। इन ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं। और ये प्रश्न भी आया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 का। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करते जा रहे हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से और सारे वीडियोस आप देखिए। अगर आपसे मिस हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से कंप्लीट सीरीज़ देख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी रजमनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद को रजमनामा के नाम से जाना जाता है। तो रजमनामा पर ये जो क्वेश्चन है, नेट का भी क्वेश्चन रहा है कि किसका नाम ऑप्शन दिया हुआ था और रजमनामा दिया हुआ था कि किसको रजमनामा के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ हम जब डिटेल देखते हैं तो हम एक साथ कई प्रश्नों के उत्तर भी निकाल लेते हैं। तो डिटेल स्टडी थोड़ा थोड़ा करते चलिए। अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर पर रावण द्वारा कैलाश पर्वत पाए जाने का प्रसंग है। विरूपाक्ष मंदिर पर उत्कीर्ण मूर्तियों पर रामायण के विषय का अंकन है। दशावतार मंदिर के चबूतरे पर रामायणिक विषयों का अंकन है। मुगल बादशाह में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था? उम्मीद है इसका उत्तर तो सभी को आता होगा। तो वो था जहांगीर। जैसा कि जहांगीर का काल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण युग भी कहा जाता है और इसकी दिलचस्पी चित्रकला में बहुत अधिक थी। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी 2019 में। जहांगीर चित्रकला में रुचि रखता था। वह मुगल काल में चित्रकारी को अधिक महत्व देता था। उसके दरबार में प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर एवं अब्दुल हसन रहते थे। फारूक बेग ने बीजापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। चांदी के सिक्के रुपयों को अमल में लाने वाले प्रथम प्रशासक थे। तो कौन प्रथम प्रशासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्कों को प्रयोग में लाया था? शेर शाह सूरी। सभी को उत्तर पता होगा, शेर शाह सूरी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी 2019 में। शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्कों को पुराने घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया 175 ग्रेन और तांबे का दाम 180 ग्रेन चलाया। इसके समय 23 टकशालाएं थीं। दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया?
तो ये रखा गया था लाल किले के दीवान ए आम में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। DSSB PGT 2019 का प्रश्न रहा है। मयूर सिंहासन को दिल्ली लाल किले के दीवान ए आम में शाहजहां द्वारा स्थापित कराया गया था। सन 1576 में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के साथ युद्ध किया था। हल्दी घाटी का युद्ध ये हो जाएगा महाराणा प्रताप। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया है DSSB PGT 2019 में। तो फ्रेंड्स, PGT या NTA UGC नेट के जो भी एग्ज़ाम होने वाले थे, कोई भी एग्ज़ाम अभी पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से होने के लिए, क्योंकि कोविड जो कोरोना की बीमारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में एग्ज़ाम कराना तो उचित नहीं है और उम्मीद है कि कोई भी एग्ज़ाम अपनी डेट पर अभी नहीं होगा। मई और जून मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो पाएगा। तो आप लोग अपनी स्टडी धीरे धीरे ही सही लेकिन करते रहें। सन 1576 में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। यह युद्ध मुगल बादशाह अकबर और बादशाह अकबर और राणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुआ था, लेकिन उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे। बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के पश्चात हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दिया? तो ये दिया गया है अस्करी के। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न रहा है हिमाचल PGT 2020 का। गुजरात विजय के पश्चात हुमायूं ने अस्करी को गुजरात का प्रभारी बना दिया। गुजरात को 5 भागों में बांट दिया गया था। यह व्यवस्था बाबर द्वारा दो आब में कायम की गई प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर की गई थी। फिर से एक बार व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात विजय के पश्चात हुमायूं ने अस्करी को गुजरात का प्रभारी बना दिया और गुजरात को 5 प्रभागों में बांट दिया था। यह व्यवस्था बाबर द्वारा 2 आब में कायम की गई प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरे अकबर फारसी अनुवाद है। तो ये जो फारसी अनुवाद है यह है उपनिषद का। उत्तराखंड JIC 2018 का प्रश्न रहा है ये। सिरे अकबर फारसी में उपनिषद का अनुवाद है, जिसे दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का फारसी अनुवाद रचमनामा है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये था थॉमस स्टीफेन। और ये प्रश्न रहा है NVS PGT 2019 का। तो आप देख सकते हैं इसमें NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति के भी प्रश्न इंक्लूड है। तो LT ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो या आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पश्चिम भारत पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश थॉमस स्टीफेंस था, जो कि एक अंग्रेज जेसुइट पुजारी और मिशनरी था, जो अक्टूबर 1579 ईस्वी में गोवा पहुंचा था। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार तथा 1615 में सर टॉमस रो मुगल दरबार में आए थे। जॉन मिल्डन हॉल 1599 ईस्वी में भारत आया। राल्फ फिच अकबर के समय भारत आया था। औरंगजेब निम्नलिखित कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था?
तो ये बजाता था वीणा। NVS PGT 2019 का प्रश्न रहा है, औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, लेकिन उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। आगे चल के उसने संगीत बजाने और किसी तरह का संगीत गान वगैरह करने में रोक लगा दी थी। अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो वो जैन आचार्य थे हरि विजय सूरी, और ये भी नवोदय PGT 2019 का प्रश्न रहा है। हरि विजय सूरी जो कि 1526 से 1595 तक के जैन मुनि थे, इन्होंने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया था। अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने इनको जगत गुरु की उपाधि प्रदान कर दी थी। निम्नलिखित किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? और ये प्रश्न रहा है नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS PGT 2019 का। अगर फ्रेंड्स आप ओल्ड पेपर स्टडी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय समिति का, तो वो भी इस चैनल पर उपलब्ध है। जितने मुझे ओल्ड पेपर मिले थे, मैंने वीडियो के माध्यम से इसे अपलोड किया है, तो आप आई बटन के माध्यम से या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके ओल्ड पेपर चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और यहाँ जो हो जाएगा उत्तर हमारा वो हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। और क्यों जहांगीर का होगा, चलिए देख लेते हैं। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में दफनाया गया। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, हुमायूं तथा जहांगीर शाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि जो औरंगाबाद है और दिल्ली है ये तो भारत में है, लेकिन लाहौर अभी भारत में नहीं रहा, तो ये भारत के बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो फारसी में अनुवाद किया है रामायण का अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा। ऑप्शन D हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न रहा है नवोदय विद्यालय समिति PGT 2019 का। रामायण एक हिंदू ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अकबर के समय में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? तो पहला वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला था कछवाह। ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी नवोदय विद्यालय समिति का प्रश्न रहा है। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कछवाह था। आमेर के राजपूत राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह कर यह वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया था। मुगल वास्तुशास्त्र निम्न में से किस शैली का सम्मेलन या समन्वय है? तो यह समन्वय होता है इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदू का। DSSB PGT 2016 का ये प्रश्न रहा है। मुगल वास्तुकला में इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू सभी शैलियों का समायोजन देखने को हमें मिलता है। निम्नलिखित में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया है? तो ये था गुलबदन बेगम, हुमायूं की जो बहन है उसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन D हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया है DSSB PGT 2016 का। मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा का वर्णन गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में किया